नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र है, जो एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है, और उस अनिवार्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो हमारी इकाई प्रथम है, भाषा, समाज और सामाजिक प्रोत्साहन को लेकर, और इसी इकाई प्रथम के अंतर्गत हमारा जो आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है मानक भाषा को लेकर। मानक भाषा के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से नामों से मानक भाषा को पुकारा जाता है, या मानक भाषा को और किन नामों से जाना पहचाना जाता है, या मानक भाषा वास्तव में एक क्या शब्द है, या इसकी व्याख्या हम किस प्रकार से करें कि मानक भाषा शब्द का सही अर्थ हमारे समझ में आ जाए और हम किसी को भी इस मानक भाषा के अर्थ को सही रूप में अभिव्यक्त कर सके। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर और हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो प्रकरण है मानक भाषा के विभिन्न रूप, नाम या रूप। अब मैंने कुछ बातों को मैंने यहाँ पर जो श्वेत पट पे हमने उसको नोट डाउन कर दिया है। तो आइए हम पढ़ते हैं उसके बारे में। मानक भाषा को प्रतिष्ठित भाषा, मानक भाषा को प्रतिष्ठित भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा आदि नामों से पुकारा जाता है या जाना जाता है। एक बार फिर से, मानक भाषा को प्रतिष्ठित भाषा, जो एक प्रतिष्ठित करने वाली भाषा है, विचारों की प्रतिष्ठापना करने वाली भाषा है। साधु भाषा, जो ऐसी भाषा है जो एक कल्याण करने वाली भाषा है, एक साधुवाद करने वाली, जो मतलब जन कल्याण करने वाली भाषा है। और नागर भाषा, जो एक नागर भाषा, एक हमारे जो लिपि है नागर, और नागर भाषा से इसको मतलब जाना भी जाता है कि नागर भाषा क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। आदि नामों से पुकारा जाता है। परिनिष्ठित भाषा से तात्पर्य भाषा के उस रूप से हैं। परिनिष्ठित मतलब भाषा का एकदम शुद्ध रूप। परिनिष्ठित रूप से तात्पर्य उस भाषा के जो उस रूप से हैं। कौन से रूप से? जो अपना कार्य संपादित करने में पूर्ण या निपुण हो। भाषा का ऐसा रूप जो अपना कार्य करने में पूरी तरह से एकदम निपुण हो, अपना कार्य करने में एकदम कुशल हो, जो अपना कार्य बहुत ही बड़ी एक सावधानी के साथ में, एक भली भांति और एक अच्छे तरीके से अपने कार्य को एक अंजाम दे सके। ऐसे कार्य संपादन करने के लिए जो हमें जिस भाषा का प्रयोग की आवश्यकता हमें होती है, वो भाषा हमें परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। तो परिनिष्ठित भाषा से तात्पर्य भाषा की उस रूप से हैं जो अपना कार्य संपादित करने में पूर्ण या निपुण हो। तो ऐसा भाषा का ऐसा रूप हमें चाहिए जो हमारे वर्तमान में जो भाषा को लेकर जो जितनी भी बातें हैं, या भाषा में शुद्ध रूप में जो भाषा कहीं भी विवादित पक्ष सामने ना आए, तो बिना विवाद में फंसे भाषा बिल्कुल अपनी एक प्रवाह के साथ में निकलनी चाहिए। ऐसी भाषा का जो हमें एक आवश्यकता है, तो उस भाषा को लेकर हम एक मानक भाषा के रूप में हम यहाँ पर उसकी पहचान कर सकते हैं। अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है वो है सर्व लक्षण संपन्न भाषा, साधु भाषा कही जाती है। सर्व लक्षण संपन्न भाषा साधु भाषा कही जाती है। सर्व लक्षण से जो यहाँ पर तात्पर्य है कि सर्व लक्षण क्या होंगे। सर्व मतलब सभी, और लक्षण मतलब उसके जो मतलब कह सकते हैं कि जो लक्षण से मतलब है उसका कि भाई आप उसकी जो तौर तरीके जो दिख रहे हैं, या उसकी जो हाव भाव दिख रहे हैं, उनको हम कह सकते हैं कि लक्षण है उसकी। तो सर्व लक्षण संपन्न भाषा कौन सी होगी? ऐसी भाषा जो समझने में, बोलने में एकदम सहज रूप में सामने आए, वो भाषा सहज है और सरल है। जो भाषा अत्यधिक साहित्यिक ना हो, जिसमें बड़े बड़े छंद या क्लिष्ट ना हो, उसमें कठोर वर्णों का उपयोग अधिक से अधिक ना हो। ऐसी भाषा जो प्रत्येक व्यक्ति को एक बार सहजता से सुनने में हमको समझ में आए, जिसमें अधिक ऐसे कठोर वर्णों का इस्तेमाल ना किया गया हो, जो साहित्यिक रूप से समझने की दृष्टि से वो कठिन हो, या कठिन शब्दावली का उसमें उपयोग ना हो, तो वो भाषा कहलाएगी
सर्वलक्षण संपन्न भाषा कही जाएगी। और सर्वलक्षण संपन्न भाषा वो होगी जिसमें सबसे पहला जो गुण है भाषा की, भाषा को सुनने के बाद में अगले व्यक्ति में भाषा को उसी रूप में ग्रहण करने की क्षमता विद्यमान हो। भाषा वही सही होती है या साधु भाषा वही कहलाएगी जो भाषा को बिल्कुल एक कल्याणकारी रूप में, जिस भाव में हम उसको कह रहे हैं उसी रूप में वो अगला व्यक्ति उस भाषा को, उसके भावों को ग्रहण करे। यदि वो उस भाषा के उन भावों को उसी रूप में ग्रहण नहीं कर पाता है तो भाषा की जो संप्रेषणशीलता है, भाषा का जो कम्युनिकेशन है, वो प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और भाषा का जो सही रूप हम अगले व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं वो रूप कभी अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। और भाषा का जो प्रभाव है वहाँ पर आकर एकदम निष्प्राण हो जाएगा, जिसमें भाषा का एक चमत्कार उत्पन्न न रहेगा। और जब भाषा का चमत्कार खत्म हो जाएगा तो भाषा एकदम प्रभाव उत्पन्न न कर पाएगी। इसलिए भाषा हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब हम भाषा के विचारों को स्थानांतरित करते हैं तो हमें सबसे पहले उस भाषा के शब्दों, उसके भावों और एवं उसकी प्रभावशीलता के बारे में विचार विमर्श कर लेना चाहिए। उसके बाद ही भाषा में विचार को प्रस्तुत करना चाहिए। जिस भाषा का हम चयन कर रहे हैं, जिस शब्दावली का हम चयन कर रहे हैं, क्या वो भाषा या शब्दावली अगले वाले व्यक्ति को अपने विचारों से प्रभावित कर पाएगी अथवा नहीं कर पाएगी। तो इन समस्त बातों पर हमें अपने बारे में विचार करके ही अपने विचारों को संप्रेषित करना चाहिए। अगला बिंदु है नागर सुसंस्कृत व्यक्ति को कहते हैं। अतः नागर का अर्थ हुआ ऐसी भाषा जो नगर में रहने वालों अर्थात सभ्य लोगों द्वारा बोली जाती है। अब यहाँ नागर का अर्थ स्पष्ट हो गया है साथियों कि नागर शब्द क्या है। नागर शब्द उस नागर से अर्थ यह है कि नगर में रहने वाला, नगर में निवास करने वाला व्यक्ति जो अपने आप में पूरी तरह से सभ्य हैं, अपनी पोशाक से, अपने हाव भाव से, अपनी बोली से, अपने संस्कारों से या अपने तमाम सारे शिष्टाचार से वो ओतप्रोत हैं। और उसके माध्यम से ही वो जो व्यक्ति हैं वो सभ्यता का एक परिचायक होगा। तो उसकी जो भाषा एक सभ्य भाषा कहलाएगी, तो वो भाषा कहलाएगी नागर भाषा। जो नगर में रहने वालों की जो भाषा है वो नागर भाषा कहलाएगी। और नागर भाषा को ही हम एक साधु भाषा कह सकते हैं। तो यहाँ पर नागर भाषा से अर्थ है कि अच्छी संस्कृत, जो वैदिक काल में संस्कृत बोली जाती थी, जो बड़े विद्वान होते थे, भाषाविद होते थे और भाषा का सही रूप उन्हें पता था। तो भाषा की छोटी छोटी, जैसे जिन्होंने मतलब पाणिनि संस्कृत है या फिर पिंगल शास्त्र का अध्ययन किया है या बड़े नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया है और भाषा के वो उस उत्कृष्ट रूप को पढ़कर आए हैं और भाषा में छंदों एवं अलंकारों का जो ज्ञान रखते हैं, भाषा की सूक्ष्मतम इकाइयों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो सब सभ्य कहलाएंगे। तो उनकी जो भाषा है वो यहाँ पर नागर भाषा कहलाएगी। तो यहाँ पर नागर भाषा का जो तात्पर्य है, यहाँ पर नगर में रहने वालों की भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर नागर भाषा का अर्थ होता है नगर में रहने वालों लोगों की भाषा है। ये भाषा ग्रामीण भाषा की एकदम उल्टी होती है। ये भाषा ग्रामीण भाषा की एकदम उल्टी इसलिए होती है, विपरीत इसलिए होती है कि गांव में रहने वाला जो व्यक्ति होगा, जो गांव में निवास करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो अपने ग्रामीण परिवेश में उन साहित्यिक शब्दों या भाषा के जो सूक्ष्मतम रूपों या अपने उन भाषाई संस्कार जो होते हैं उनसे वो इतना रूबरू नहीं हो पाता है। वो केवल अपने आस पड़ोस के या परिवेश से भाषा को सीखता है, जो एक काम चलाऊ भाषा है, जो केवल उसका एक काम चल सकता है, अपने विचारों को संप्रेषित कर सकता है। लेकिन एक साहित्य पढ़ने में, एक हमें साहित्य की रचना करने में या किसी साहित्य को समझने में जिस भाषा की आवश्यकता होती है, वहाँ पर वो ग्रामीण भाषा जो ठेठ भाषा कही जाती है, वो भाषा वहाँ पर एक इतनी अधिक अच्छी नहीं मानी जाती है, बजाय उन सभ्य और संस्कृत लोगों की तुलना में। तो ये भाषा कैसी, जो सभ्य लोगों की भाषा से एकदम उल्टी होती है। उल्टी मतलब जो ग्रामीण लोगों की भाषा है जो उल्टी होती है, जो सभ्य लोगों की तुलना में। सभ्य लोग तो भाषा का मतलब एक परिष्कृत रूप पढ़ के आए हैं। इसलिए अंग्रेजी में मानक भाषा को स्टैंडर्ड कहा जाता है। साथियों, इस बारे में मैंने चर्चा पहले भी करी है और एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जो अंग्रेजी में स्टैंडर्ड शब्द है, स्टैंडर्डाइजेशन शब्द भी बनता है,
और स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक मानक, एक हमारा जो मानक क्या है कि हमारा एक स्टैंडर्ड क्या है, जैसे समाज में है या फिर घर परिवार में है या शिक्षा के क्षेत्र में है, या हमारा जो एक स्टैंडर्ड जो हम मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारा एक मानक तय कर रहे हैं कि हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में मानक ये हैं, संस्कारों में हमारा मानक ये हैं, या हम धन संपदा के मामले में हमारा जो मानक क्या है, तो वो कहलाएगा सारा एक स्टैंडर्ड कहलाएगा, मानक कहलाएगा। तो और यहाँ से ये सब निकलकर सामने आता है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, किसी भी वस्तु का, किसी भी का व्यक्ति का एक मानक, एक मार्का कह सकते हैं ना, जो कि वस्तुओं पर होता है कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। तो स्टैंडर्ड शब्द एक अच्छी और सभ्य और एक उत्तम क्वालिटी के लिए मतलब इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है, जो भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी भाषा जो मतलब एक हमारे एक बहुत अच्छे लेवल की भाषा होती है। तो साथियों, आज मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।